उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ा दी है। यह योजना का छठा चरण होगा। इस दौरान 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करने का लक्ष्य है। योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2020 से मई 2022 तक प्रदेश में कुल 147.77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया है। सरकार ने पिछले साल मई और जून में लाभार्थियों को 14.15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया। जुलाई 2021 से नवंबर 2021 में कुल 8.45 लाख मीट्रिक टन चावल और 26.75 लाख मीट्रिक टन गेहूं लाभार्थियों को वितरित किया गया था। योजना के पांचवें चरण में लाभार्थियों को 11.26 मीट्रिक टन चावल और 16.87 लाख मीट्रिक टन गेहूं दिया गया। यूपी सरकार का दावा है कि इस निःशुल्क राशन योजना से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम और फिर शपथ ग्रहण के अगले ही दिन हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और अब सितंबर तक के लिए फिर बढ़ाया गया है। यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस योजना को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। कहा जाता है कि इस योजना का लोगों पर असर दिखा और यूपी में भाजपा अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। अवैध असलहा रखने में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव ने 1 साल कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जमानत पर उनकी रिहाई हो गई। नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन एसओ बृजमोहन उदनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि उनके पास से राइफल बरामद हुई है, जिसका लाइसेंस वह नहीं दिखा सके। इसी मामले में शनिवार को कोर्ट ने अभियुक्त राकेश सचान को दोषी करार दिया था। मंत्री को दोषी करार दिए जाने की सूचना पर वकीलों और समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया था। इसी बीच अभियुक्त राकेश सचान कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर ही कोर्ट से चले गए थे। अभियुक्त द्वारा आदेश की प्रति ले जाने से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। दिन भर आपाधापी के बाद देर शाम एसीएमएम तृतीय की रीडर ने राकेश सचान के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। सजा से बचने का कोई रास्ता नजर न आने और एक नए मुकदमे की तलवार लटकने की जानकारी होने के बाद आखिर मंत्री ने कोर्ट में समर्पण करने का मन बनाया था। रविवार को कोर्ट में अवकाश के चलते समर्पण नहीं हो सका। सोमवार को राकेश सचान ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। अदालत में सजा पर सुनवाई पूरी हो गई है। राकेश की ओर से वकील ने सामाजिक व राजनीतिक जीवन का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की। वहीं अभियोजन की ओर से अधिकतम सजा का तर्क रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 1 साल कैद और 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जमानत देने पर उन्हें अपील के लिए रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद सचान ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता और गाली गलौज करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 12 टीमें 15 स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं और लगातार दबिश दे रही हैं, पर अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है। श्रीकांत की तलाश में पुलिस ने रविवार को नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ से लेकर अन्य शहरों में संभावित ठिकानों और दोस्तों व रिश्तेदारों के घरों को खंगाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। श्रीकांत पहले भी विवादों में रहा है। 2 साल पहले उसकी पत्नी ने उसे लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित अपार्टमेंट में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया था। इस दौरान उसकी पत्नी व गर्लफ्रेंड में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। जमकर बवाल हुआ था। तब श्रीकांत भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था। श्रीकांत की पत्नी ने बयान दिया था कि पति की गर्लफ्रेंड ने उन्हें पीटा और कपड़े फाड़ दिए और बच्चों को भी पीटा। उधर उसकी गर्लफ्रेंड का कहना था कि वह अपने अपार्टमेंट में थी, तभी श्रीकांत की पत्नी और एक अन्य महिला ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया था। रविवार को महिला से अभद्रता मामले में जब पुलिस श्रीकांत के फ्लैट में पहुंची तो करीब 15 मिनट के बाद दरवाजा खोला गया। इसके बाद पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की। सोमवार को भी पूछताछ जारी रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को शिमला में प्रेस सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त घरेलू बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्टार्टअप के लिए कांग्रेस सरकार 680 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा की जाएगी।
कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र शीघ्र घोषित होगा। बीते 2 दिन से हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र के कई बड़े नेता मंथन कर रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा, राजीव शुक्ला शामिल है। इनके अलावा हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं। पैगंबर विवाद से जुड़े नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पत्रकार नाविका कुमार को भी राहत दे दी। विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। मामले में पूर्व भाजपा नेता नुपुर को भी इसी तरह की राहत पूर्व में दी जा चुकी है। यह मामला एक न्यूज चैनल के शो के दौरान पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बातों के प्रसारण से संबंधित है। इस केस में नुपुर के अलावा पत्रकार नाविका कुमार के खिलाफ भी अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस शो को लेकर भविष्य में दर्ज होने वाली एफआईआर पर भी यह छूट कायम रहेगी और नाविका कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। पत्रकार नाविका कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर अपने खिलाफ दायर केस खारिज करने की मांग की है। इस पर जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार व अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी जवाब मांगा है। बता दें, न्यूज चैनल पर बहस के दौरान भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थीं। इसे लेकर देश के साथ कई अन्य देशों में भी बवाल मचा था। इसके बाद भाजपा ने नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। नुपुर के खिलाफ भी कई राज्यों में केस दर्ज किए गए हैं। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन व हिंसा व नुपुर का समर्थन करने वालों की हत्या के मामले भी सामने आए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की जान को खतरे की आशंका पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ताजनगरी की मेट्रो पीले रंग की होगी। ट्रेन का पहला सेट फरवरी में गुजरात से आगरा पहुंच जाएगा। डिपो में ट्रेन के लिए टेस्ट ट्रैक तैयार हो चुका है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा की मेट्रो ट्रेन मॉडल का अनावरण किया। आगरा में 8,380 करोड़ रुपए से मेट्रो परियोजना पर काम चल रहा है। सोमवार को आगरा पहुंचे सीएम योगी ने मेट्रो डिपो का निरीक्षण किया। इसके बाद डिपो में पीपल का पौधा रोपा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आगरा में हर घर तिरंगा यात्रा के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो ट्रेन मॉडल का वर्चुअल अनावरण किया। गुजरात के सालवी में एल्स्टॉम कंपनी मेट्रो ट्रेन के इन कोचों को बना रही है। आगरा के लिए कुल 84 कोच बनेंगे। 28 मेट्रो ट्रेनें आगरा को मिलेंगी। प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। इनमें आगे पीछे 2 ड्राइविंग कार और बीच में एक ट्रेलर कार कोच हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को आगरा मेट्रो परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया था। 8,380 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यूरोपियन निवेश बैंक से करीब 4,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। मार्च 2024 तक आगरा में 6 स्टेशन के बीच मेट्रो ट्रायल का लक्ष्य है। बिहार की सियासत में शुरू हुई उठाटक के तार महाराष्ट्र से जुड़ने लगे हैं। अंदरूनी जानकारों के मुताबिक जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ है, उससे नीतीश कुमार घबरा गए हैं। उनकी इस घबराहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है हाल ही में बिहार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने यहां पर बोलते हुए कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व नहीं बचेगा। उनके इस बयान के बाद जेडीयू और ज्यादा सतर्क हो गई है। शायद यही वजह है कि जेडीयू ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा से दूरी बनाने में जुट गई है। कुछ ऐसी है नीतीश की आशंका। जेडीयू की आशंका की पुष्टि पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश कुशवाहा के बयान से भी होती है। उन्होंने कहा कि नड्डा कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां नहीं बचेंगी, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि हमारे जैसी क्षेत्रीय पार्टियां उनकी सहयोगी की भूमिका में हैं। वहीं आज सुबह नीतीश कुमार ने भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे तारकिशोर प्रसाद से मीटिंग की है। बताया जाता है कि इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि कुछ भी सीरियस नहीं है। एनडीटीवी के मुताबिक अंदर खाने से यह जानकारी आई है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर काफी आशंकित हैं कि बिहार का हाल भी महाराष्ट्र जैसा हो जाएगा। गौरतलब है कि यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर करके भाजपा ने शिवसेना बागियों के साथ सरकार बनाई है। दावा किया जाता है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का यह सारा खेल भाजपा द्वारा रचा गया था। ठाकरे के एक करीबी ने भी भाजपा पर अपनी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सोमवार को फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को सीधे गेम में हराकर राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता।
दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने दुनिया की 13वें नंबर की मिशेल को 21-15, 21-13 से हराकर 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के सेमीफाइनल में उनके खिलाफ हार का बदला भी चुकता कर दिया। सिंधु ने 2014 में कांस्य पदक जीता था, जबकि मिशेल स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी। मिशेल के खिलाफ 11 मैच में यह सिंधु की 9वीं जीत है। सिंधु का राष्ट्रमंडल खेलों में यह तीसरा व्यक्तिगत पदक है। उन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट खेलों में भी रजत पदक जीता था। सिंधु मौजूदा खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारत की मिश्रित टीम का भी हिस्सा थी, जिसे फाइनल में मलेशिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग बच्चों की मुफ्त शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी को मुफ्त रेवड़ी कहते हैं, वे देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार घोषित किया जाए और गिरफ्तार करके सजा दी जाए, जिन्होंने अमीरों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और मुफ्त पानी देने वाले देशों का जिक्र करते हुए कहा कि उन देशों में दोस्तों का कर्जा माफ नहीं किया गया, जनता को सुविधा दी गई। दिल्ली के सीएम ने देश में सभी बच्चे को मुफ्त शिक्षा, हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर बेरोजगार को भत्ता देने की मांग की है। महीनों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का निर्णय अभी तक नहीं निकल पाया है, लेकिन जब से यह शुरू हुआ है तभी से तमाम प्रकार की कहानियां सामने आई हैं। इसी बीच एक और खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की महिलाएं अपने ही देश के सैनिकों को न्यूड तस्वीरें और वीडियोज भेज रही हैं। इतना ही नहीं, यह सब प्लान के तहत हो रहा है। बताया गया कि ऐसा सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए यह सब किया जा रहा है। द टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में स्रोतों के हवाले से इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की महिलाएं रूसी सेना से लड़ रहे सैनिकों को प्रेरित करने के लिए अपनी सेक्सी तस्वीरें भेज रही हैं। इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया गया है जहां महिलाओं की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। अपनी एक रिपोर्ट में डेली स्टीर ने भी बताया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठकर एक समूह द्वारा यह सब किया जा रहा है। उस ग्रुप में देश के कोने कोने से महिलाओं की ऐसी तस्वीरें और वीडियो जा रहे हैं। इसके बाद उसे उठाकर सैनिकों के मोबाइल या अन्य उपकरणों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह काफी समय से चल रहा है, जिसका खुलासा अब हुआ है। रिपोर्ट में एक केस स्टडी भी की गई है। इसमें कीव की रहने वाली एक महिला ने बताया कि युद्ध के बीच फंसे एक देश में ये चीजें सेक्सुअलिटी और प्रेम को वापस लाती हैं। महिला ने कहा कि यह तब शुरू हुआ जब एक फौजी साथी ने मजाक में कहा कि लड़कियां आखिर सैनिकों को अपनी न्यूड तस्वीरें भेजकर सपोर्ट क्यों नहीं करती, यह उनका उत्साह बढ़ाएगा। इसके बाद इस आइडिया पर काम शुरू हो गया। हालांकि इसको लेकर यूक्रेन के अंदर ही मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी एक बड़ा तबका इसका समर्थन भी कर रहा है। इससे पहले हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद अपने एक फोटोशूट के लिए आलोचना के घेरे में आए थे और उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा था। यह तब हुआ था जब फोटोशूट में राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ पोज देते नजर आ रहे थे। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक दल के एक प्रांतीय विधायक को निशाना बनाकर किए गए बंदूकधारियों के हमले में उनके भाई भतीजे और 2 पुलिसकर्मियों समेत कुल 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विधायक हमले में घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के विधायक मलिक लियाकत खान इस हमले में घायल हो गए। हालांकि शनिवार देर रात हमले में 3 अन्य लोगों के साथ घायल हुए विधायक को प्रांतीय राजधानी पेशावर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। Be aware with the world. APN Broadcast Service.